हेलो मेरे भविष्य के शिक्षकों। आई होप आप बढ़िया होंगे। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। देखिए चैनल पे एनसीईआरटी की जो सुपर सीरीज चलाई जा रही है, यानी कि ये सीरीज यदि आप फॉलो करेंगे आपको एक भी वीडियोज ना ही तो मिस करना है और ना ही स्काइप करना है, पूरा लास्ट तक देखना है। 10 से 15 मिनट की वीडियोज होती है जो कहीं ना कहीं आपको बेस्ट स्कोर एग्जाम में दिलाएंगी। देखिए जैसे स्थितियाँ नॉर्मल होंगी आपको लगभग 5,000 जूनियर में और 55,000 प्राइमरी लेवल पे वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इसलिए अपनी तैयारी को अभी से बिल्कुल पुख्ता और उम्दा रखिए, ताकि जैसे ही वैकेंसीज आए आप अपने आप को उसमें एक सीट सुनिश्चित करने के लिए मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित कर सके। देखिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल जो नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं, जो फिक्स सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ। तो चलिए आज की बेहद इंपॉर्टेंट जो क्लास होने वाली स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बिल्कुल एक लेवल अप हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। और यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो कम से कम वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि साधारणतः कपास के पौधे किस मृदा में लगाए जाते हैं। कपास के पौधे की बात हो रही है, काली मृदा, बलुई मृदा, लेटराइट मृदा या फिर जलोढ़ मृदा। तो कपास के पौधों की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काली मृदा। यानी कि साधारणतः कपास के पौधे काली मृदा में लगाया जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि जो कपास के पौधे होते हैं वो किस मौसम या जलवायु में लगाए जाते हैं। तो वो उष्ण यानी कि उष्ण जलवायु में लगाए जाते हैं। तो देखिए ये कहने के तो बस 25 ही क्वेश्चन रहते हैं, बट मैं आपको लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपके क्लियर करा देता हूँ। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कपास के पौधे के लिए कौन सी मृदा या कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। तो वो होती है काली मृदा। देखिए विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, स्कर्वी, रिकेटस, बेरीबेरी। विटामिन सी की यहाँ पे बात हो रही है कि विटामिन सी से होने वाला रोग है। तो विटामिन सी से होने वाला रोग क्या है? स्कर्वी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अच्छा मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, देखिए विटामिन सी, यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे स्कर्वी आ रहा है, यानी कि दोनों का हमें जो बोलने का तरीका है वहाँ पे सी आ रहा है, इसलिए आप चीज़ों को बिल्कुल रिलेट करके रखिएगा। अच्छा रतौंधी किससे होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से। देखिए बेरी बेरी बी बिल्कुल चीज़ें रिलेट हैं। और रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से, जिसमें क्या होती है जो हमारी हड्डियाँ वगैरह होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन भारत सरकार ने कब किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1956, 1957, 1958 या फिर 1960 में। तो खादी ग्राम उद्योग की बात हो रही है कि भारत सरकार ने इस आयोग का गठन कब किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया था। आगे चलते रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि हम जो रेशे से धागे बनते हैं उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई, बुनाई, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को मैं और इजी कर देता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई बर्तन है, आप उसमें कोई मिक्सचर डालते हैं। मान लीजिए पानी डालिए आप उसमें, और ले लीजिए बालू। तो क्या होगा कि आपने देखा होगा कि जो बालू के टुकड़े होते हैं वो कांच यानी आपका जो पॉट होगा, बर्तन होगा, उसके नीचे बैठ जाते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवसादन, निस्तारण, संघनन या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सबसे करेक्ट आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। देखिए हरे एवं कोमल तने पौधों को क्या कहते हैं? यानी कि हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को क्या कहते हैं? शाक, पेड़, झाड़ी या कोई नहीं। तो हरे एवं कोमल पौधे वाले तने वाले पौधों को क्या कहते हैं? शाक कहते हैं। तो देखिए जो शाक होते हैं उनके जो पौधे होते हैं, उनके जो तने होते हैं बिल्कुल कोमल और हरे होते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है घूर्णन, परिक्रमण, परिभ्रमण या परिवर्तन। तो देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे करेक्ट आंसर है घूर्णन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। विश्व का सबसे गहरा भाग है, विश्व का सबसे गहरा भाग क्या है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव,
मेरियाना गर्त या फिर महाद्वीप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है, जो कहीं ना कहीं बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो देखिए विश्व का सबसे गहरा भाग क्या है, तो विश्व का सबसे गहरा भाग है मेरियाना गर्त, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मेरियाना गर्त कहाँ पे पाया जाता है, तो ये है प्रशांत महासागर में, यानी अपने पृथ्वी का सबसे गहरा भाग क्या है, तो वो है मेरियाना गर्त है। और कभी कभी इसकी गहराई पूछी जाती है, तो इसकी गहराई क्या है, इसकी गहराई 11,022 मीटर। ये 3 पॉइंट्स आप विश्व के सबसे गहरे भाग से संबंधित अपने माइंड में सेट रखिएगा। देखिए क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है, बस आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए पत्तियों के रेखीय संरचनाओं को कहते हैं, यानी कि जो पत्तियां होती हैं उनकी रेखीय संरचनाओं को क्या कहा जाता है। पर्णवृत्त, आरोही, यहाँ पे पर्णवृत्त होगा, सिरा या फिर पंखुड़ी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसे सिरा कहा जाता है। और पत्तियों क्या कहा जाता है, और पत्तियों कहा जाता है फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, यानी कि जो पत्तियां होती हैं वो किसी पेड़ की रसोई घर होती हैं, क्योंकि जो भोजन बनने की प्रोसेस होता है वो पत्तियों से होता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए पुष्प में पुंकेसर एवं पंखुड़ियों की संख्या सदैव होती है, बराबर, ज़्यादा, कम या फिर कोई नहीं। तो देखिए जो फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, उनमें पुंकेसर एवं पंखुड़ियों की संख्या सदैव बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए सारे के सारे जो क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी के हैं, और ये जानिए कि क्वेश्चन को देखने के बाद आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और एनसीईआरटी से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। देखिए गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली ग्रंथि है, देखिए यहाँ यानी मान लीजिए ये सर है, ये आपका गर्दन है, तो इसे जोड़ने वाली हड्डी क्या है, धुराग्र, कब्जा, संधि या फिर अस्थि। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सबसे करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर, यानी कि धुराग्र उसे कहते हैं, यानी कि जो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली ग्रंथि होती है उसे धुराग्र कहते हैं। अच्छा, इस ग्रंथि से होता क्या है, तो इस ग्रंथि के सहायता से हम अपने सिर को दाएं और बाएं घुमा सकते हैं, और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, आगे और पीछे भी देख सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम अपने सिर को दाएं और बाएं किस ग्रंथि की सहायता से मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं, तो वो है धुराग्र ग्रंथि। इन चीज़ों को अपने माइंड में सेट रखिए। देखिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द कौन से संबंधित संविधान संशोधन में जोड़े गए, यानी कि जो संविधान है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किए गए। 42वें संशोधन, 43वें, 92 या फिर 94। क्वेश्चन नंबर 11 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42वें संशोधन, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को ऐड किया गया। अच्छा, ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 1976 में। डेट आप बिल्कुल याद रखिएगा, 1976 में 42वें संशोधन के अंतर्गत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए समवर्ती सूची स्रोत किस देश से लिया गया है, यानी कि ये जो स्रोत हैं, यानी कि जो जैसे जब हमारा संविधान निर्माण हुआ है वो जो तमाम कंट्री है उनसे कुछ न कुछ लिया गया है, जैसे ब्रिटेन से कुछ और लिया गया है, फ्रांस से कुछ और, रूस से कुछ और, कनाडा से कुछ और। तो समवर्ती सूची की बात हो रही है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस। तो समवर्ती सूची स्रोत किस देश से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सबसे करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, इसके पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। देखिए संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे, यानी संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए झंडा समिति की बात हो रही है, और ये जो संविधान की जो समितियां और उसके जो अध्यक्ष थे, मैं इस पर आपको एक स्पेशल वीडियो दूंगा, बस छोटी सी वीडियो 2 से 4 मिनट की होगी। उसे देखने के बाद कहीं ना कहीं आपका 1 नंबर फिक्स होने वाला है, क्योंकि जो समिति के अध्यक्ष होते हैं इससे पक्का क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, किस संविधान अनुच्छेद के अनुसार इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है, यानी कि किस संविधान अनुच्छेद के अनुसार जो हमारा भारत है वो राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, यहाँ पे 2 बार हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि अनुच्छेद 1
के अनुसार भारत जो हमारा देश है वो राज्यों का संघ होगा। देखिए भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश, इन्हीं तीनों में से आप बता सकते हैं। तो देखिए भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? वो है अपना आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का सर्वप्रथम गठन किया गया था। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? देखिए द्रव की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए ठोस से क्वेश्चन पूछता है, द्रव से पूछता है और गैस से पूछता है, तो आप इन चीज़ों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि अपने माइंड को बिल्कुल सेट रखना है। ठीक है, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? पानी, ईथर यहाँ पे होगा, पारा या फिर ये यहाँ पर भी मिस प्रिंटिंग है। तो चलिए मैं इसमें इन्हीं तीन में से एक करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात हो रही है। तो द्रव में जो सबसे अच्छा सबसे बढ़िया ऊष्मा का चालक क्या होता है? वो होता है पारा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अच्छा पारा को कैसे दर्शाते हैं? तो पारा का जो दर्शाते हैं हम Hg से, ठीक है। और इसका परमाणु भार कितना होता है? और हाँ, तो इसे हम किससे दर्शाते हैं? Hg से दर्शाते हैं, और साथ ही साथ इसे अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं, मरकरी। आप इन चीज़ों को बिल्कुल सेट रखिएगा। यानी कि जो पारा होता है वो द्रव का सबसे अच्छा चालक होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों की बात हो रही है। 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 80 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम पहाड़ों पर पानी का जो तापमान है वो उबलने लगता है। देखिए मोटर कार के पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? यानी जो बाइक होती है उसमें जो साइड ग्लास लगे होते हैं वो बेसिकली किस दर्पण के बने होते हैं? समतल, अवतल, उत्तल या फिर कोई नहीं। तो देखिए जो मोटर कार वगैरह हो गई या फिर ट्रक वगैरह हो गए, यानी कि कोई भी व्हीकल्स हो गए, उसमें जो पीछे देखने के लिए दृश्य का इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन नंबर 18, वो होता है उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जो ट्रक वगैरह में शीशे लगे होते हैं वो क्या होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। और जो उत्तल दर्पण होता है उस क्या होता है? वो बीच में थोड़ा सा उठा हुआ होता है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन से शीशे का इस्तेमाल होता है दर्पण का? तो वो है समतल दर्पण। और कभी कभी ये भी पूछता है कि हम जो आईना अपने घर पे अपने चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो होता है अवतल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण। और दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। अगर जो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखिए, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश के लिए, ऊष्मा के लिए, ध्वनि के लिए, रेडियो तरंग के लिए। तो हम सभी को पता है कि जो डेसिबल का इस्तेमाल होता है वो ध्वनि के लिए होता है, ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। देखिए तुलबुल परियोजना संबंधित है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झेलम, चिनाब, गोदावरी या फिर काशी से जो तुलबुल परियोजना की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झेलम नदी। यानी जो तुलबुल परियोजना संबंधित किससे? झेलम नदी से। अच्छा कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो तुलबुल परियोजना वो किस राज्य में है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना है जो झेलम नदी से संबंधित है। आगे चलते हैं। अगर देश का सबसे छोटा राजमार्ग है, देश का सबसे छोटा राजमार्ग यानी कि 47 से 44 से NH 78 या फिर NH 75। तो देश का सबसे छोटा राजमार्ग क्या है? तो देश का सबसे छोटा राजमार्ग है 47A, यानी कि 47A। अच्छा कभी कभी इसकी लंबाई पूछा जा सकता है, तो इसकी लंबाई है 6 किलोमीटर ओनली, यानी कि मात्र 6 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसलिए ये अपने भारत का यानी अपने देश का सबसे छोटा मार्ग है 47A, यानी 47A। ब्लू इज लाइक ब्लू पुस्तक के लेखक हैं, ब्लू इज लाइक ब्लू पुस्तक के लेखक विनोद शुक्ला, भालचंद्र मुंगेकर, अमित शाह या फिर हरिओम तिवारी। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर, यानी कि विनोद शुक्ला ब्लू इज ब्लू लाइफ पुस्तक के लेखक है। और ये पुस्तक 2020 से संबंधित है, यानी कि इसका जो लॉन्चिंग हुई थी वो 2020 में हुई थी। देखिए वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए वनस्पति तेल की बात हो रही है, जब उसे हम कन्वर्ट करते हैं वनस्पति घी में तो किस गैस का प्रयोग होता है? तो होता है हाइड्रोजन का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा कभी कभी एग्जाम में ये पूछा था ऑक्सीजन की वायुमंडल में मात्रा कितनी होती है? तो इसकी होती है 21%। और नाइट्रोजन की तो इसकी सबसे ज़्यादा होती है 71%।
मानव रक्त का पीएच मान क्या है? मानव रक्त का पीएच मान क्या है? 7.4, 7.9, 6.7 या फिर 8.1। तो मानव रक्त का पीएच मान क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। देखिए जो पीएच मान होता है वह एक रेटिंग स्केल होती है जिसमें 1 से लेकर 14 तक क्या होते हैं? नंबर होते हैं। और देखिए 1 से 7 तक यहाँ पे होता है अम्ल और यहाँ पे होता है 7 के ऊपर रहता है क्षार। तो देखिए मान लीजिए 7.4 है तो कभी 7.4 है तो कभी कभी ये पूछ सकता है कि ब्लड क्या है, अम्ल है कि क्षार है। तो हमारा जो ब्लड होता है वो क्या है? क्षार है, क्योंकि इसका मान 7.4 यानी 7 से ऊपर है। अच्छा मान लीजिए कभी किसी का पीएच मान केवल 7 होता है तो वो क्या होता है? उदासीन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसके किसके बने पात्र में रखना चाहिए? शीशा, इस्पात, लोहा, एल्युमिनियम। देखिए रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसके बने पात्र में रखना चाहिए? तो शीशे के बने पात्र में रखना चाहिए, कांच के बने पात्र में रखना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही साथ वीडियो कम से कम एक शेयर और एक लाइक जरूर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसे ही आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहें। सो इसी तरह स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और आप मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जो हमारे चैनल के ही नाम से है टीचर प्लानिंग पॉइंट, जहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर होती रहती हैं। तो चलिए इसी तरह स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।